गुप्त साम्राज्य। जिस समय आंध्रा और कुषाण राज्यों का प्रभाव नष्ट होता जा रहा था, उस समय गुप्तों का प्रभाव बढ़ रहा था। कहते हैं कि वे प्राचीन मौर्य नरेशों के ही संबंधी थे। वे चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, हिंदू धर्म मानते थे और विष्णु की पूजा करते थे। गुप्तों ने लगभग 300 वर्ष तक राज्य किया। उनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी। चौथी शताब्दी के आरंभ में चंद्रगुप्त प्रथम पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठा। यही गुप्त वंश चलाने वाला और गुप्त साम्राज्य स्थापित करने वाला था। इसका राज्य तिरहुत, अवध और बिहार तक फैला हुआ था। इसने अपने पितामह के नाम पर इस राजवंश का नाम गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य रखा। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त राजा हुआ। वह गुप्त वंश का बड़ा ही प्रतापी नरेश था। उसने वर्तमान संयुक्त प्रदेश, बंगाल आदि को जीतकर अपना राज्य बढ़ाया। फिर उड़ीसा, खानदेश आदि को विजय कर मध्य भारत की जंगली जातियों को परास्त किया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में समुद्रगुप्त भारत का सम्राट बन बैठा। उसने नेपाल, फारस और लंका को भी वश में कर लिया था और वे इसे अपना राजा मानते थे। समुद्रगुप्त की विशेषता थी कि उसने पराजित देशों को अपने राज्य में नहीं मिलाया, केवल बहुत सा धन लेकर उन्हें छोड़ दिया। समुद्रगुप्त बड़ा योग्य और प्रभावशाली राजा था। विदेशी नरेश तक उसका सम्मान करते थे। लंका के राजा को उसने प्रार्थना करने पर गया में मठ बनाने की आज्ञा दी थी। जब उसका राज्य अचल हो गया तब उसने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें दूर दूर के बड़े बड़े राजा सम्मिलित हुए। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वीर होने के सिवा वह विद्वान, कवि और गायक भी था। हिंदू धर्म मानने वाला होने पर भी बौद्ध धर्म को आदर की दृष्टि से देखता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सम्राट हुआ। उसने 375 से 413 ईस्वी तक राज्य किया। उसके समय में गुप्त साम्राज्य की और भी वृद्धि हुई। उसने शक सत्रपों की शक्ति नष्ट कर दी, गुजरात, मालवा और सौराष्ट्र पर अधिकार कर लिया और सिंध तथा कोंकण तक गुप्त साम्राज्य की सीमा पहुंचा दी। राज्य का प्रबंध अच्छी तरह करने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से अयोध्या में और फिर कौशांबी में बनाई थी। इसका प्रताप सूर्य के समान चमकता था। चंद्रगुप्त की उपाधि विक्रमादित्य थी। शकों के दमन करने के कारण लोग उसे सकारी भी कहते हैं। वह जैसा वीर था वैसा ही विद्वान भी था और उसकी राज्यसभा में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। उसी की सभा में कालिदास आदि 9 सुप्रसिद्ध कवि और विद्वान रहते थे जो नवरत्न कहलाते थे। उसके समय में संस्कृत विद्या की बड़ी उन्नति हुई। इसी के नाम से कितनी ही दंत कथाएं प्रसिद्ध हैं। यह शासन करने में भी बड़ा चतुर था। उसी के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत में आया था, जो एक सुंदर यात्रा विवरण लिखकर छोड़ गया है। फाहियान का भारत विवरण। यह विद्वान चीनी यात्री सन 399 से 413 ईस्वी तक भारत में रहा। इसने पाटलिपुत्र, राजगृह, कपिलवस्तु, गया, काशी आदि स्थानों की यात्रा की थी। इसने भारत के विषय में लिखा था कि भारतीय सुखी और स्वतंत्र थे, उन पर टैक्स का बोझ नहीं था, वे किसी जीव को नहीं मारते थे और न शराब पीते थे, आपस में धर्मद्वेष नहीं था, अपराधियों को कठोर दंड नहीं दिया जाता था, लोग समुद्र यात्रा करते थे, कसाई खाना कहीं न था, पशुओं की बिक्री नहीं होती थी, पाटलिपुत्र धन धान्य से परिपूर्ण था, हिंदू धर्म का सुधार हो रहा था, राज प्रबंध अच्छा था, राज कर्मचारी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, यात्रियों को सब प्रकार की सुविधा थी, अस्पताल में रोगियों को पूरी पूरी मदद दी जाती थी। गुप्त वंश का पतन। सन 413 ईस्वी में चंद्रगुप्त का पुत्र कुमारगुप्त सम्राट हुआ। उसने 455 ईस्वी तक शांतिपूर्वक राज्य किया।
उसकी मृत्यु के बाद उसी साल उसका पुत्र स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। यद्यपि वह एक योग्य और वीर नरेश था, पर उसके समय में हून जाति ने बार बार भारत पर आक्रमण किए। उनसे लड़ते ही लड़ते स्कंदगुप्त का जीवन समाप्त हुआ और इसके बाद ही गुप्त वंश का अंत हो गया। सामाजिक और धार्मिक दशा। गुप्त काल में वैष्णव धर्म की उन्नति हो रही थी, ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी थी, शिवालय और हिंदू मंदिर बनने लगे थे जिनमें हिंदू लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। गुप्त नरेश स्वयं विष्णु के उपासक थे, पर बौद्धों के साथ उदारता का बर्ताव करते थे। उनके समय में गणित, ज्योतिष, कला कौशल आदि की खूब उन्नति हुई थी। विद्वानों की संख्या बढ़ रही थी। संस्कृत के कितने ही सुंदर ग्रंथ उनके समय में लिखे गए थे।